नमस्कार। मैं सुमित पटेल अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का द्वितीय वर्ष का स्नातकोत्तर का छात्र हूं और आज हिंदी साहित्य की बहुचर्चित लेखिका मृदुला गर्ग के रचना सार का हम अध्ययन करेंगे और उस पर एक जो दृष्टि है उसके बारे में भी हम जानेंगे। और उसी दृष्टि को जानने के लिए हमारे बीच आज आधुनिक आलोचक के रूप में महत्वपूर्ण उभरते हुए आलोचक नवीन जी उपस्थित हैं। मैं उनका इस मंच पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद सुमित। मृदुला गर्ग की अगर हम जन्म की बात करें तो मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में हुआ है और अब तक के उनके रचना क्रम में अगर हम देखें तो बहुत सारी रचनाएं उन्होंने प्रकाशित करवाई हैं और उसमें से प्रमुख रचनाएं जो उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं कठगुलाब, चितकोबरा, मिलजुल मन, मैं और मैं, अनित एवं वंशज आदि प्रमुख रही हैं। साथ ही साथ कहानियों की बात अगर करें तो डैफोडिल जल रहे हैं, उर्फ सैम, कितनी कह दें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, मेरे देश की मिट्टी, आहा। और अगर हम नाटक की दृष्टि की तरफ जाएं तो एक और अजनबी, जादू का कालीन और आदि प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हम समय की कारण नहीं ले पा रहे हैं। और पुरस्कार इनको मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ कठगुलाब उपन्यास के लिए इन्हें व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इनकी जो स्त्री जो दृष्टि रही है इनके रचना क्रम में उसको हम जानेंगे। आज हमारे बीच प्रमुख आलोचक नवीन जी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं नवीन जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी स्त्री विमर्श को लेकर क्या दृष्टि है। आज जिस प्रकार से स्त्री विमर्श की भूमिकाएं हैं आधुनिक साहित्य में, उस पर आप कैसे सोचते हैं? देखिए, स्त्री विमर्श एक व्यापक अवधारणा है। इसे हम एक सीमितता में बांध नहीं सकते। तो स्त्री विमर्श हम उसे कहेंगे जिसमें स्त्री केंद्र में हो, या हम ये कह सकते हैं कि स्त्री विमर्श का जो दायरा है वह एक सीमितता के दायरे से हट करके एक नया दायरा पेश करता है। और आज जो मुद्दे हैं, जैसे कि आज लिव इन का मामला है, या फिर 3 तलाक है, या फिर जो भी अवधारणाएं हैं जो स्त्री को एक सीमितता में बांधती है, और उसकी बात करना, उस परंपरा से, उस तटस्थता के माहौल से उस पर बात करना, वही आज का स्त्री विमर्श कहलाएगा। तो पहले प्रश्न के रूप में मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज स्त्री विमर्श इतनी प्रकार से जो विमर्शों के रूप में उभरा है, उनमें से प्रथम रूप में अगर चला है तो क्या भूमिका है, उसकी दृष्टि क्या है? आपके हिसाब से स्त्री विमर्श की दृष्टि क्या है जो आज जो चल रही है? देखिए सुमित, स्त्री विमर्श की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें उभर कर आती हैं। एक है स्त्रीवाद और एक है स्त्री विमर्श। जब हम वाद की बात करते हैं तो एक दायरे में हम जो स्त्री केंद्र में है हम उसकी बात करते हैं, लेकिन विमर्श का जो मुद्दा है वो व्यापकता को लेकर के उभरता है जी। जो वाद से बहुत ऊपर की जो बातें हैं, जो स्त्री केंद्र में तो है, लेकिन केंद्र के अलावा जो उन पे जो समस्याएं हैं, स्त्री जीवन की समस्याएं हैं, स्त्री जीवन के जो विरोध प्रदर्शित हो रहे हैं, या चाहे वो पारंपरिक रूप में हो चाहे वो आधुनिक रूप में हो, उन सभी को केंद्र में रखकर उनकी समस्याओं का जिक्र करना स्त्री विमर्श है मेरी दृष्टि में। एक चीज मैं जानना चाहूंगा मृदुला गर्ग के बारे में कि 8वें दशक में मृदुला गर्ग स्त्री विमर्श से जुड़ती हैं, लेकिन उस समय देखा जाए तो दलित विमर्श भी रहा और कई सारे विमर्श उभर रहे थे, पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। ऐसे में मृदुला गर्ग स्त्री विमर्श से ही क्यों जुड़ी हैं? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मृदुला गर्ग जिस समय लिख रही थी उस समय यह था कि वो एक आयरनी को लेकर के नहीं लिख रही थी कि मैं एक स्त्री विमर्शकार हूँ या मैं एक स्त्री लेखिका हूँ। वह अपने जीवन के सच को, मतलब कोई भी लेखक अपने जीवन के सच को ही लेकर के लिखता है। तो उस समय का जो उनका जो एक वर्ग था, या उस समय का जो उनका समय अंतराल था, तो उस समय जो समस्याएं थी उनके आमने सामने, उनको देख करके वो लिख रही थी। जो आज जो स्त्री विमर्श की बात होती है, जिस प्रकार से फेमिनिज्म, चाहे वो अंग्रेजी लिटरेचर में बात हो या फिर हम हिंदी साहित्य की बात करें, आज जो बढ़ता हुआ स्त्री विमर्श है, उसकी जो दिशा है, उस पर आप क्या सोचते हैं?
देखिए सुमित, जो स्त्री विमर्श है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्त्री केंद्र में होना बहुत जरूरी है। जी। तो स्त्री की समस्याएं जिस भी रचना में केंद्र में लेकर के लिखी जाएंगी वह आज के संदर्भ में स्त्री विमर्श है। आज के संदर्भ में हाँ। जितनी भी रचनाएं लिखी जा रही हैं इस तरह से कहा आपने। जैसे कि आप ये माने कि स्त्री विमर्श ऐसा नहीं है कि 1990 के दशक में शुरू हुआ। घोषित रूप से स्त्री विमर्श पाश्चात्य साहित्य में 1970 के दशक में एक आंदोलन के रूप में जन्मा, और भारत में जो है वो एक 1990 के दौर में विमर्शों का जो दौर है वो चला। लेकिन आप ये देखेंगे कि स्त्री विमर्श उस समय घोषित रूप से चला, लेकिन हम प्रत्येक रचना में स्त्री दृष्टिकोण से वो चीज देख सकते हैं। नवीन सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो स्त्री विमर्शकार हैं 8वीं दशक के रूप में, जब मतलब गर्ग जुड़ती हैं स्त्री विमर्श से, तो क्या एक जो जुड़ने का माध्यम रहा होगा, क्योंकि उस समय बहुत सारे विमर्श उभर रहे थे, ऐसे में मतलब अगर क्यों इससे स्त्री विमर्श से ही जुड़ती हैं? देखिए सुमित, होता यह है कि कोई लेखक कोई वादी होकर के नहीं लिखता कि मैं स्त्रीवाद पे लिखूंगा, जो कि एक स्त्री विमर्श उभर रहा है, तो दलित विमर्श उभर रहा है तो मैं दलित पे लिखूंगा। तो मृदुला गर्ग का जो सांसारिक जीवन था, या फिर हम ये कहें कि मृदुला गर्ग का जो साहित्यिक संसार था, उनके आसपास का संसार रहा है, कहीं बाहर से वो पनपा नहीं है। तो जो उस समय का जो एक स्त्री विमर्श का दौर था, तो मृदुला गर्ग ने अपने जीवन के सच को या अपने जीवन के आसपास के यथार्थ को दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें स्त्रियां केंद्र में नेचुरली आ गई हैं। जी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि मृदुला गर्ग का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है चितकोबरा, हमेशा विवाद में भी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज की कड़वी सच्चाई है उसको निरूपित भी करता है, लेखक मानते भी हैं, लेकिन फिर भी समाज के जो स्वर हैं, विरोध के जो स्वर उठे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब कोई लेखिका या लेखक ऐसी कड़वी सच्चाई से दिखाता है, समाज को यथार्थ दिखाता है, तो फिर ऐसे विरोध के स्वर आखिर क्यों उठते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सुमित। इसका सीधा सा आंसर हम इस तरीके से देखें कि जब भी कोई लेखक लीक से हट करके लिखता है तो उसका विरोध जरूर होता है। उदाहरण के रूप में आप मंटो को देख सकते हैं। मंटो की प्रत्येक कहानी पे विवाद उपस्थित हुआ है। तो जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा मैं अपनी बात क्लियर करूं, आप अगर गांव में जाएं तो किसी स्त्री के साथ या अपनी महिला मित्र के साथ बैठ नहीं सकते, लेकिन जो शहर में एकदम समान रूप से आप बैठ सकते हैं। हाँ। लेकिन शहरी जीवन में जो पितृसत्ता है, पितृसत्ता का दूसरा चरित्र आप करेंगे तो उसको वर्जित माना जा रहा है या माना गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी पुरुष का संबंध कई सारी स्त्रियों के साथ है तो वो सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, लोग उसको ज्यादा दूसरी दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन अगर किसी स्त्री का कई पुरुषों के साथ संबंध है तो उसको उल्टा मान लिया जाता है, उल्टा बोल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं। सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि कई बार ऐसी जब रचनाएं आती हैं, जैसे चितकोबरा जैसी रचनाएं, तो ये हमेशा प्रश्न उठते हैं कि कई बार जो लेखक होता है, रचनाकार होता है, फास्ट पब्लिसिटी, यानी कितनी जल्दी उन्हें प्रसिद्धि मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए, इस चीज के लिए वो ज्यादा ऐसी रचनाओं को लेकर आते हैं। आप इस चीज से कहाँ तक सहमत हैं? क्या मृदुला गर्ग की इसके पीछे ये सोच रही हो सकती है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे कि सुमित तुमने बताया चितकोबरा, आपने देखा होगा कि चितकोबरा 21 दिन में मात्र लिख दी गई थी। जी। तो लिखना एक लेखक के लिए टीस पैदा करना है। मतलब अगर एक लेखक को की जिज्ञासा है, उसके अंदर एक रुचि है या अंदर एक छटपटाहट है, तो व्यक्ति जो रचनाकार है वो इस वजह से लिखता है। जैसे कि पैब्लो नेरुदा कहती हैं कि लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा है। अब कोई लेखक कैसे लिखता है? जैसे कि प्रेमचंद की बात अगर मैं करूं तो वो कहते थे कि मैं लिखता हूं और लिखने के वजह से ही मैं रोटी खाता हूं। मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है जिस दिन मैं ना लिखूं। तो वो उनका एक कर्म है। तो मृदुला गर्ग वो अपने कर्म की तरह लेती थी। प्रत्येक दिन में वो 4 बजे उठ करके सुबह वो लिखती थी। वो उनके नित्य, मतलब उनको अच्छा लग रहा था तो वो लिख रही थी। नित्य काम में था वो।
तो पब्लिसिटी के लिए नहीं लिख रही थी, वो उनकी रुचि थी, क्योंकि एक माहौल उनके पारिवारिक में साहित्य का, लेखन पठन पाठन का था। सर मैं अब एक जो महत्वपूर्ण पहलू प्रश्न पर आऊंगा कि जो इनका चितकोबरा उपन्यास है उस पर एक जो बहुत ही बड़े आलोचनाएं हुई, खास तौर पे जो स्त्री लेखिकाएं या स्त्री विमर्शकार के जो रचनाकार पढ़ती हैं पाठक, उन्होंने इसकी कहीं न कहीं विरोध किया, इस पर प्रश्न उठाए। ऐसे में एक चीज जानना चाहूंगा कि जब आप स्त्री की ही उद्वेलित करने के लिए, स्त्री की स्थिति को सुधार करने के लिए ऐसी रचनाएं लेकर आती हैं, तो फिर स्त्री ही क्यों उसका विरोध करती हैं? एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रश्न खटकता है। इस चीज को लेकर कैसे आप इसको देखते हैं? बिल्कुल सुमित, होता यह है कि अगर जिस समय में आप लिख रहे हैं उस समय कई स्त्रियां लिखती हैं, कई स्त्रियां लेखन कर रही हैं, तो जब आप लेखन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो ईर्ष्या का भाव आना स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो जिस समय मृदुला गर्ग लिख रही थी और बहुत तेजी में लिख रही थी, क्योंकि उनके मन के अंदर कहानियां चल रही थी, वो बना नहीं रही थी कहानियों को, उनके मन में कहानियां आती थी और अगले दिन वो कहानी लिख देती थी। दूसरा यह है सुमित कि जब कोई लेखक लिखता है तो जब वो लिख रहा है बहुत तेजी से, तो उसका विरोध इस वजह से भी होता है कि वो हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है। दूसरा यह है, आप ये समझें कि अगर आपको किसी का विरोध करना हो तो उसमें आप अश्लीलता दिखा दीजिए या फिर कुछ ऐसा दिखा दीजिए कि विरोधात्मक है या फिर प्रतिरोधात्मक है, तो आप उसको वो कह करके लांछन उस पर लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मकता का भी प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पितृसत्ता के प्रभाव की बात अगर हम करें कि पितृसत्ता जो है वो सीधी चीजों को एग्जिस्ट करती है कि एक पति है और एक पत्नी है, एक स्त्री पुरुष का संबंध इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो इस चीज को मानती ही नहीं है कि एक स्त्री का संबंध कैसे पुरुष के अलावा किसी से हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको लेकर के विरोध हुआ। इसका विरोध इसलिए भी हुआ कि कई रचनाकारों ने या फिर कई पाठकों ने 2-3 पन्ने पढ़ के ही उसका विरोध कर दिया कि अश्लील है। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मृदुला गर्ग के बारे में। अगर पूरे रचना क्रम की बात करें तो इनकी बहुत सारी रचनाएं आई हैं और उसके साथ ही साथ जितने भी करियर में जो इनका उतार चढ़ाव रहा, कई बार इन्हें जेल तक जाने की नौबत आई। ऐसे में जो ये उतार चढ़ाव आते हैं, जो लांछनाएं लगाई गई इसमें, ऐसे में जो कोई लेखिका होती है उसके पढ़ाव में, उसके क्रम में, जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, क्या कोई प्रभाव दिखता है? इस चीज पर आप क्या कहेंगे, इस लांछनाओं के बारे में? तो मेरा मानना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह कहा कि कोई भी साहित्य अश्लील नहीं होता और कानून जो है किसी भी साहित्य को वर्जित नहीं कर सकता जी। तो मृदुला गर्ग का साहित्य इनसे परे है। दूसरी बात यह है सुमित कि मृदुला गर्ग पर कई सारे आरोप लगे, लांछन लगे, और इसलिए भी लगे क्योंकि वो धड़ाधड़ लिखे जा रही थी। और दूसरी बात यह है कि उनकी रचनाओं में जो एग्जिस्ट करता था वो पितृसत्ता को गवारा नहीं था। एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मृदुला गर्ग का जो लेखन था, मृदुला गर्ग का जो लेखन है वो और ज्यादा धारदार तब हुआ जब उन पर आरोप लगते गए जी। उन्होंने उस लीक को पकड़ लिया कि हाँ ये लीक है, आपको इसे तोड़ना है। तो मृदुला गर्ग ने उसको तोड़ने के लिए अपनी आवाज को और बुलंद किया। तो जब भी हम मृदुला गर्ग की रचनाओं को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्त्री मन के अंतर्द्वंद हैं वो कहीं ना कहीं दिखते हैं। तो अगर हम इनके परिवार की बात करें, जिस परिवार में पली बड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं जैनेन जी या बड़े से बड़े साहित्यकार इनके यहाँ आते जाते रहे हैं, तो क्या जो इनकी रचनाओं में जो अंतर्मन, स्त्री की अंतर्मन मिलती है, क्या उसके पीछे कहीं ना कहीं जैनेन जी का जो गाइड था, उनकी दृष्टि थी, क्या उसका प्रभाव दिखता है? आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए सुमित, जैसा कि मृदुला गर्ग जी का जो परिवेश था वो शुरू से ही पठन पाठन का रहा है। उनकी माता खुद उर्दू पढ़ती थी, इंग्लिश साहित्य पढ़ती थी, साहित्य पढ़ने की उनकी रुचि थी। तो मृदुला गर्ग की जो रुचि थी वो बचपन से ही पठन पाठन की रही है, चाहे वो उर्दू साहित्य हो, इंग्लिश साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो। जिनेंद्र जी का आना जाना लगभग लगा रहा, कई साहित्यकारों का आना जाना लगा रहा, लेकिन कोई एक प्रभाव उनके रचनाओं में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक व्यापक दृष्टि आपको मिलेगी उनकी रचनाओं में। ये नहीं कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव मिले या स्त्रीवादी दृष्टि मिले, एक प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, बल्कि एक मिलता जुलता एक व्यापकता को लेकर के उनकी रचनाओं में प्रभाव देखने को मिलता है।
सर अगर हम बात करें मृदुला गर्ग के पात्रों के बारे में तो हमेशा एक नज़र उनके पात्रों में जाती है, जिस प्रकार से वो ऐसे पात्र लेती हैं जो कहीं ना कहीं लीक से हटकर होता है। इन पात्रों को लेकर तथा उनकी भाषा को लेकर आपका क्या मत है इन पात्रों को लेकर? देखिए, मृदुला गर्ग के पात्र जीते जागते पात्र हैं। वो आपको आज के समाज में भी दिख जाएंगे और 400 साल बाद भी समाज में दिख जाएंगे। वो एक पात्र जो है, ये बिल्कुल ऐसे पात्र हैं जो बिल्कुल समाज से हटे हुए हैं, लीक से हटे हुए हैं। इन पात्रों को समाज पचा नहीं पाता है, उनकी विचारधारा को समाज प्रेरित नहीं कर पाता, मतलब कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए उनके पात्रों का विरोध होता है। ये पात्र जो हैं सुमित, वो ऐसे पात्र हैं जो आधुनिकता से लेकर के उत्तर आधुनिकता की यात्रा तय करते हैं। वो समाज में एक ऐसे पात्रों को दिखाती हैं जो समाज को एक राह प्रदर्शित कर सकते हैं कि पात्र जो हैं वो इस तरीके से हैं कि वो समाज में आपको मिलेंगे ही, और समाज की जो टकराहट है, जिस चीज़ को लेकर के टकराहट हो रही है, उन पात्रों को, समाज को और पितृसत्ता को और जो बंधी बनाई जो लीक है, उनको चुनौती देते हैं उसके पात्र। जी सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो मृदुला गर्ग हैं, कई बार हमने उनको सुना है कि वो हमेशा इस चीज़ को नकारती हैं कि साहित्य में स्त्री विमर्श कुछ होता नहीं है। ऐसे में एक लेखिका जो हमेशा स्त्री के बारे में ही लिखती हैं और परिप्रेक्ष्य में समाज को जोड़ती हैं, तो फिर क्या कारण रह सकते हैं, क्या पीछे की सोच है कि वह स्त्री विमर्श को स्त्री विमर्श नहीं मानती हैं साहित्य में? देखिए सुमित, मृदुला गर्ग जो है ना, स्त्री विमर्श को नहीं मानती। वो ये नहीं मानती कि घोषित रूप से ये एक स्त्री विमर्श है। जैसे कि एक वाक्य के द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई पुरुष स्त्री पे काम करता है, या कोई अल्पसंख्यक छींक देता है, या फिर कोई मुसलमान कुछ चीज लिखता है, तो वो हम सबने एक विमर्श बना रखा है। बिल्कुल, कि अगर एक अल्पसंख्यक लिखेगा तो वो अल्पसंख्यक विमर्श है, एक मुस्लिम लिखेगा तो वो मुस्लिम विमर्श है, स्त्री लिखेगी तो स्त्री विमर्श है, और एक दलित लिखेगा तो दलित विमर्श है। लेकिन ये एक जो अवधारणा है वो ये है कि विमर्श और वाद में बहुत अंतर होता है। मृदुला गर्ग मानती हैं कि यह विमर्श ना होकर के स्त्रीवादी विमर्श है, जिसमें ऐसे पात्रों की एक निर्मिति करती हैं अपने साहित्य में, जो केंद्र में होकर के उस सत्ता का विरोध करती हैं, उस सत्ता से लड़ती हुई हैं जो उस विरोध से उनको आगे बाहर निकालेगा। विमर्श क्या करता है? विमर्श एक दायरा बनाता है कि ये आपके साथ शोषण हुआ और उस शोषण से आपको कैसे पार कर सकते हैं। आपके पात्र इस तरीके के एग्जिस्ट करते हैं, उनके पात्र इस तरीके के हैं कि वो चुनौती देते हैं कि पितृसत्ता को। धन्यवाद नवीन सर, आपने हमको एक बहुत ही अमूल्य समय दिया, और साथ ही साथ आपके द्वारा हम मृदुला गर्ग की विभिन्न जो दृष्टियां हैं लिखने की, कहीं ना कहीं जिससे उन्होंने अपने रचनाओं में समाज के भिन्न भिन्न कोनों को छुआ है, स्त्री को उभारने के जो उनके संकट है उसको उभारा है। आपने बड़े ही कम शब्दों में आपने मृदुला गर्ग की संपूर्ण रचनाक्रम का, उनकी शैली का आपने जवाब दिया। निश्चित रूप से यह जो वीडियो है कहीं ना कहीं हमारे पाठकों को निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। अतः मैं आप सभी का, हम सभी दर्शकों की तरफ से एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।